डियर कोलीग्स, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से न केवल हमारे पूरे देश में बल्कि विश्व भर में स्टूडेंट्स को न केवल बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में पढ़ने का मौका दे रही है और उनको आगे अपना कैरियर और फ्यूचर बनाने का मौका दे रही है। और इस यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटली जुलाई 2022 सत्र के एडमिशन्स चल रहे हैं। और जैसा हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कार्य करती है। और हमारे इग्नू हेडक्वार्टर पर, जो कि मैदानगढ़ी में स्थित है, हमारे 21 स्कूल्स ऑफ स्टडीज हैं जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अनेक प्रकार के, मैं कहूँगा कि शायद इस समय 250 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटी आप सभी विद्यार्थियों के लिए ऑफर कर रही है। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स में से हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और कंपैरेटिवली एक नया प्रोग्राम है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ वक्त पहले ही लॉन्च किया है और इस समय पर हमारे उस कार्यक्रम में दाखिले शुरू हैं। तो आज मैं उसी प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे उस स्कूल के जो डायरेक्टर मैडम हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि डायरेक्टर मैडम आकर हमारे विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बात करें। और जो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं वो भी अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आज इस कार्यक्रम के बारे में बहुत विस्तार से हमें जानकारी देंगे। और मैं हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि उन्हें इग्नू से संबंधित जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है केवल उसे ही विजिट करना चाहिए, जिसका URL है www.ignou.ignou.ac.in। IGNOU, जिसको हम शॉर्ट में इग्नू बोलते हैं। तो अगर आप इस URL से भी अगर हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करना चाहेंगे तो ignou.ac.in से आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप सिर्फ गूगल सर्च बार में खाली अगर IGNOU इग्नू भी अगर आप लिख देंगे तो भी गूगल आपको हमारी वेबसाइट तक ले है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करें, हमारे जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ स्टडीज हैं उनको वो विजिट करें और हमारे इन कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी लें, ताकि जो भी उनको अपनी रुचि के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी कार्यक्रम उनको लगता है कि ये उनके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा और उनके इंटरेस्ट को पूरा करेगा, तो वो उन कार्यक्रमों को पढ़ सकते हैं, उनकी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं और उन कार्यक्रमों में फिर वो दाखिला ले सकते हैं। तो इसी ब्रीफ बैकग्राउंड के साथ अब मैं निवेदन करूंगा हमारे स्कूल डायरेक्टर मैडम प्रोफेसर सची शाह को कि वो प्लीज हमारे विद्यार्थियों को स्कूल के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है PG डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, PGDMIDI, इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी दें। मैडम प्रोफेसर सची शाह प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर अशोक शर्मा सर। सबसे पहले मैं हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा RC डेली 1 का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल को यह मौका दिया कि हम अपने एक जो नया प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है उसके बारे में हम अपने लर्नर्स को बता सकें, उस प्रोग्राम की क्या खासियत है, क्यों इस प्रोग्राम में उन्हें एडमिशन लेना चाहिए और इस प्रोग्राम को करने के बाद उनके करियर में क्या क्या मौके उन्हें मिलेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से आपके साथ
अपने लर्नर्स के साथ, और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम के डॉक्टर सदानंद साहू हैं। हम इसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले मैं अपने सारे विद्यार्थियों को, अपने सारे लर्नर्स को बताना चाहती हूँ कि जैसा कि डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने बताया कि इग्नू में 21 स्कूल ऑफ स्टडी हैं। स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज इन्हीं 21 स्कूलों में से एक स्कूल है जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यह स्कूल ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप कर रहा है या ऐसे प्रोग्राम ऑफर करता है जो कि नीड बेस्ड हैं, जो कि काफी रिलेवेंट हैं और जो कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा स्कूल 5 विषयों में मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। ये 5 प्रोग्राम हैं। इसमें हमारा एक प्रोग्राम साइंस में मास्टर्स ऑफ एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है। इसके अलावा हम मास्टर्स इन फिलॉसफी, मास्टर्स इन एनवायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मास्टर्स इन सस्टेनेबिलिटी साइंस एंड मास्टर्स इन फोकलोर एंड कल्चर स्टडीज भी ऑफर कर रहे हैं। इसमें मैं अपने लर्नर्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इनमें से जो 3 प्रोग्राम्स हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हैं, जिसमें कि विशेष तौर जिसमें कि एक पीजी डिप्लोमा लेवल पे एग्जिट का ऑप्शन है, जो कि हम एग्जिट, अगर कोई विद्यार्थी एमए नहीं कंप्लीट कर पाता है किसी कारणवश, तो वह सिर्फ पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर 1 वर्ष में उसमें से एग्जिट कर सकता है। इसी तरह से अगर कुछ विद्यार्थियों ने इसमें पीजी डिप्लोमा किया है तो आफ्टर कुछ सालों के बाद री रजिस्ट्रेशन करके वो अपनी एमए डिग्री कंप्लीट कर सकता है। इसी तरह हमारे वहाँ काफी पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है जो जिनमें से 2 प्रोग्राम ऑनलाइन मोड पे भी या ऑफर होते हैं, जो कि पीजी डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी साइंस एंड पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन फोकलोर एंड कल्चर स्टडीज, पीजी सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट चेंज, सर्टिफिकेट इन जो कि हमारा हिंदी में है अवशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र, यह भी ऑफर किया जाता है। और यह जो हमारा जिस प्रोग्राम के लिए हम विशेषतः यह मीटिंग आयोजित की गई है, जो कि पीजी डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, जो कि हमारा अभी अभी लॉन्च हुआ प्रोग्राम है, ये भी हमारा एक प्रोग्राम है। वैसे तो इस प्रोग्राम के बारे में विस्तार से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सदानंद साहू जी बताएंगे, पर फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस प्रोग्राम का दे देती हूँ कि इस प्रोग्राम में बेसिकली ये हम हमारे विद्यार्थियों को जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि माइग्रेशन प्रोसेसेस क्या हैं, इसमें डायस्पोरा का रोल क्या है डेवलपमेंट में, स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन डायस्पोरा का। कई तरह की जो पॉलिसीज होती हैं, रेगुलेशंस हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड पॉलिसीज, डायस्पोरा एंगेजमेंट, इस सब के बारे में ये प्रोग्राम बताता है। बेसिकली यह एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जो कि हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल माइग्रेशन सबके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है वेरियस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड और जो हमारे मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, जैसे ह्यूमन राइट इश्यूज है, ह्यूमन राइट इश्यूज ऑफ माइग्रेशन कम्युनिटी, इसके बारे में बताता है। और यह प्रोग्राम बेसिकली इसमें हमारे थ्योरेटिकल भी हैं कोर्सेज, और इसके अलावा हमने एक स्किल के लिए या एक आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क भी इसमें है। अगर हम देखें ये प्रोग्राम जो है, इसके टारगेट ग्रुप या जो हमारे लर्नर्स हैं जो कि जो कि गवर्नमेंट में फॉरेन ट्रेड में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज में कर रहे हैं, माइग्रेशन एंड डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ही लाभदायक है। तो ये प्रोग्राम जो है डायस्पोरिक एंगेजमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डायस्पोरिक एंगेजमेंट, ह्यूमन राइट इश्यूज ऑफ माइग्रेशन कम्युनिटी, इन सब के बारे में बात करता है। इसके अगर हम देखें तो टोटल क्रेडिट 32 क्रेडिट है। इसका फीस जो है वो 6,100 रुपया प्लस रजिस्ट्रेशन फीस है। मिनिमम ड्यूरेशन इसका 1 ईयर है, मैक्सिमम 3 है। और अभी यह प्रोग्राम जो है हमारा अभी इंग्लिश में ऑफर करता है। बेसिकली इसके कोर्स के डिटेल्स के बारे में, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या ब्लॉक्स हैं,
इन सब के बारे में डॉक्टर सदानंद साहू जी जो इसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, वो इसके बारे में डिटेल से आपको बताएँगे। तो इसी छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं एक बार फिर अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर अशोक शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और अपने सभी लर्नर्स से आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ आप डॉक्टर सदानंद साहू जी का प्रेज़ेंटेशन देखें, जो आपकी डिटेल में आपको बताएँगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपके लिए लाभदायक है और क्यों आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहिए और आपके लिए किस तरह से ये करियर के लिए एक अच्छा माइलस्टोन मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और डियर लर्नर्स, जैसे हमें पता चलता है कि ये जो प्रोग्राम है हमारा माइग्रेशन एंड डायस्पोरा में पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को करने के बाद हमें जो माइग्रेशन होता है या डायस्पोरा होता है, इसके पीछे के क्या पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, इसके इकोनॉमिक, हमारे देश पर माइग्रेशन और डायस्पोरा का किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है हमारी सोशल पर, और हमारे देश, ये एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। और इस प्रोग्राम को करने से हमारी इस फील्ड में हमें अनेक स्किल्स भी हासिल होंगी। तो मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ब्रीफ में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर की। थैंक्स मैम। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर साहू से कि वो इस प्रोग्राम की बताएं। डॉक्टर साहू प्लीज। यस, वो पावर पॉइंट विजिबल है अभी? पावर पॉइंट? हाँ सदा जी, डॉक्टर सदा, इट इज विजिबल। Okay, so thank you, Professor Sachi Saab, for giving the overview, a very it's important aspect to cover, and Dr. Ashok Sharma, आप इतना बहुत अच्छा से हमको कोऑर्डिनेशन करके प्रमोट कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड योर टीम। सो जब हम डायस्पोरा एंड माइग्रेशन के बारे में बोलते हैं, एक्चुअली वी नीड टू हैव अवेयरनेस हाउ पीपल आर सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी जो माइग्रेशन हो रहा है, इंडिया इज द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिमम people are going from India to other country, and if we don't manage this group, they are very high skilled, they build other country. Global economy में आपको पता है कि knowledge economy is very important, and who carries this knowledge? Human being. And if we can get this human being through network, through whatever form, then we can create miracle actually. So for this, managing this human resource is already there from colonial time to now. And many countries, without any program or this, government level, various development sector, they're already engaged and they're taking the best brain across the world. And आपको पता होगा अभी सुंदर पिचाई, सत्य नागला and all, millions of people are going from India to other country, and these people are our loss actually. If you know how to manage, if you know how to use the brain, then we can prosper better. And we have done few times, like 1990s में जो हेल्थ केयर में प्रोग्रेस किए हम, जो IT सेक्टर में प्रोग्रेस किए, इट इज बिकॉज ऑफ आवर मैनेजिंग द माइग्रेशन and creating a brain network. So a very important है career point of view, and everywhere people are in need. Actually, UN organization they're emphasizing there is a shortage of human resource in dealing with migration related issue. Migration covers many things. Migration of people from within country, those are going abroad, those are going as refugees. There are people who are refugee, rehabilitation issue, human rights issue, as Professor Sachisha already mentioned. So many issues. You talk any issue, this can talk. Entrepreneurship issue, global trade and commerce issue. So every issue is linked to migration. So we need to have a professional approach to deal with this. And I think
the high-level committee which came in 2001 during the Atal Bihari Vajpayee government, as he was the leading, actually he brought this report how to engage in Indian diaspora, and they recommended lots of things, and in that this kind of professional approach is also mentioned. And if you see countries like USA, Europe and all, Germany, Japan, they are all hunting for talent, people, human resource. And if they don't take this human resource, they cannot, they will not be developed country tomorrow. So these are all approach, and we know migration is very important, and India is the leading country actually to supply human resource to the entire globe. You can say Indians are there in almost 150 countries, and when you talk about knowledge economy, you see the H-1B visa. You may be familiar with it. It is one of the major talk point whenever India and America discussions are there, and India's brains are going to USA through H-1B visa. These are all high-skilled migrants. Similarly, German and Japan, they have their own visa, different types of visa to attract high-level, high-skilled people. So in this program, we have thought of addressing all those issues, social, political, and all this. This is an interdisciplinary program that focuses on social, economic, cultural, and political implication of movement and transnational settlement of people. This is a very small number when compared to entire population, but their impact is tremendous. You can see many of these transnational corporations, billionaires and all, they are shaping the global economy through innovation, through trade, through commerce, and every other angle. And this, you also know, many of us are also migrant. We came from rural area to urban area. So when people migrate, they learn new things, they innovate new things, they also share their knowledge. So it is a very natural thing for any human society. So studying that only will help us to contribute to our local economy, to uh, national economy, to global economy. And there are many areas where we can think of in engaging. And when you study this kind of program, you'll know what are the things actually we should do. One area is India is the number one country in the world receiving remittance. Subhaji, your PowerPoint is not moving. Okay. Maybe I can do. Is it moving now? No? It is not visible now. Okay, so I'll just do one thing I'll do. Is it moving now? Yes, Doctor. Now we can see other slides also. Okay. I'll do manually. I'll move it. So, Doctor, please repeat from the second slide once again, briefly. From here. Yes. Okay. So this program is about, it is an interdisciplinary program where you can even, talk about economics, political science, culture, literature, everything, because all are interrelated. And you see that globally, if you see now, this kind of interdisciplinary programs are always, in demand, because the problem solving, issues are always interdisciplinary. So if we see this particularly this program, it is addressing the migration and diaspora issue. And when you talk about migration and diaspora issue, we have to think how our economy and how to integrate with the global economy, and who are the actors actually. Migrants are the actors, diaspora communities are actors, and we have to know how to govern. We know that the new term migration governance is very important, and now it is a very UN agencies are also emphasizing on that, and there is a need of lots of professional in this area.
advanced countries are already, they realize this, and if you see some of the major universities, they have offered this program, and these are the area where we study migration, remittance, entrepreneurship, international recruitment, dealing with foreign trade, sector associated research and development. All these areas you find migration and diaspora professionals are highly in demand. So there are leading institute. I identified some who are offering this program, like the School of Oriental and African Studies, University of London, MSc program in Migration Studies in University of Oxford. Then there are Carleton University, then so many, University of Essex, University of Sussex, University of Wellington, and there are so many. In all the, if you see, these programs are very much in demand in developed countries, Europe and USA. But slowly it is picking up in India and other countries. In fact, it should be always balanced, because they are receiving migrant from our country, we are sending migrant. It is our concern, because we are losing human resource. We should have studied long before, but last 10 years we find lots of encouragement is happening from government of India and all, and gradually UGC, IGNO and several other universities find these programs are coming up. So what is the career opportunities? Actually, when I talk about career opportunity, the modern, even contemporary careers are not based on what you studied, rather how creatively you apply your knowledge. This is important, and this particular program, because of interdisciplinary nature, you actually gain more insight into the problem. Like migration is very much interdisciplinary. It has economic aspect, sociological aspect, cultural aspect. So to deal with one migrant or refugee community or diaspora, you need to have understanding on all disciplines, even beyond disciplines. Your common sense, creativity, all are important. And if we see what are the career opportunity, there are many. Many countries are full of immigrants. America is a country of immigrants. Canada, Australia, several countries. Even Indians have gone to Trinidad, Tobago, Mauritius, and all. And there are, you find 70% of Indian community are in Guyana. So like that. So many countries actually dealing with diaspora population, migrant population. It is a huge challenge, and there are professional approach required, and many countries are doing, and these are the jobs available. You can find even if you go to their university, many university sites, they also identified this. And I personally surveyed during need assessment, and this kind of job opportunities are there. This is the expert view. I am identifying some jobs, career opportunity like multicultural education specialist. It is very important. Immigration officer. Every country, every embassy, everywhere you find immigration officer. Acquisition editor, foreign language instructor, market research analyst. I can say this is a very much important from management point of view. You see how many people are across the globe, their consumption pattern. You must be knowing there are huge market for ethnic product, like you can say the kind of dress, the pickle, the kind of food, the masalas, and all this, even the kind of religious product. There is a huge demand, but if unfortunately there are very less professional to actually do this kind of thing. And there are, you find 30 million of Indian people there abroad, they are living abroad, and their demand for particular kind of thing, because they are very nostalgic. They can buy paying 3-4 times more to for Indian product because of their emotional attachment with the India. So this kind of area need to be explored, and there is a lot of requirement for professionals in this area. Settlement workers, lots of countries are facing refugee crisis and all. So there is a very professional approach. I think many of these international NGO, they require these migration professionals to deal with this. Then abuse and crisis counselor, marriage and family therapist, transnational marriages are in rise. People are migrating, they're marrying in other country, and all this. So there are
many professionals required, demographers require, lawyers require all this area. Then foreign service officer, humanitarian aid worker, community program coordinator, community worker, development research coordinators, fundraiser. Fundraiser is another major area where people can work. Like you have something very much important for engaging diaspora, like the alumni website. You can see even Indian IITs, IIM, all this, they mobilize fund, using their alumni network. So it is an emotional area. You connect with the diaspora, 30 million diaspora with a cause, with some kind of vision and all. You can mobilize fund for many things, for many developmental activities. Employment consultant is another area because many recruiters are sending many professionals abroad, whether it is in IT sector, whether in health sector. A few days back, I got call from Guyana. Some of our friends, they wanted Indian physiotherapist and nurse. They want some 30 people. Then this kind of now India's biggest supplier are nurses, not even doctors. So these are area global demand and supply you study how to train them, because different countries need different cultural approach, training, so many social, you have to do some pre-departure training. So these are all professional they can do. Then communication specialist, import export, diversity coordinator, rehabilitation counselor, refugee service counselor, coordinator, policy development officer, information officer, and so many area. It's a creative area. You do any area, but you have to be very thorough with whatever you learn and apply this. And then this area, this particular program can be very important. And it is already, these careers are plenty in other countries. In India, this is a growing area. So the people, the students who are taking this program, they'll be in advantage because these are the new area. Traditional jobs, careers and all, slowly getting uh, less now, because any kind of career you don't know, you may know that it doesn't last more than 10 years. After that, you need to have new approach to society because society is very dynamic. Its problems are also very new all the time. So you need to know new area, new knowledge, new kind of common sense, creativity to apply this knowledge. This particular program, PG Diploma in Migration and Diaspora, is designed like that so that the learner would have a very interdisciplinary and holistic understanding of the subject and also apply. Both sides are there. So first six courses are compulsory, where you talk about the theoretical aspect, conceptual aspect like migration, diaspora, its interlinkages, and then you talk about transnationalism, diaspora and citizenship, because this is also very important. Diaspora and citizenship in many countries, it is a very contested area. Then global diaspora, we are also comparing and also studying few other diasporas, like black diaspora, Asian diaspora, Mexican diaspora, and all this European diaspora, all this. Then Indian diaspora is a special area for us. We have three courses on that. One is about Indian diaspora history and all this, wherever they have migrated, and second is political, economic, and policy aspect. What are the impact of this Indian diaspora? I talked about remittance. I talked about how they are important for as investor also for India in IT sector, healthcare sector. We have seen already. So new areas are emerging. So this particular course will give you some overview. And then we talk about cultural, socio-cultural facet. This is also very important because culture and society, this particular area actually binds human being. So when socio-cultural aspect comes, people develop human bonding, human network, human all this, and that impact in other area like trade, commerce, negotiation for many things, uh, business, remittance, and all. Why people give money to India? Why not to other countries? Because their families are here.
their emotions are attached to India. So all this you know through by after studying this course number 6, Indian Diaspora Socio-Cultural Facets. Then we have two optional courses, Gender and Diasporas in India. Because India is not, gender aspect is very important. You find lots of migrants, almost 49% migrants are female migrants, and it is growing. Unlike earlier time, it is growing in the sense it is independent migrants are more. Earlier, many are going with family with family, but now you find student population, professionals are going. So this is a characteristically change in the Indian migration. So we'll study this here. And there are also diasporas within India, whether it is Afghanis diaspora, Tibetan diaspora and all. We'll be studying some diaspora here, even though many of you may not go outside India, but we'll have some way to study this, knowing about how they are living. Maybe some of your neighborhoods you find some diaspora also. And the last one is project work, which you can take either optional to optionals or project work. This is an applied area. This has 8 credit, and this whatever knowledge you gain, you can actually study certain problems, certain issues, applying on migrant community. You can do either theoretically from secondary sources, or you can go to the field and study some of the refugee community in India. Something like people are coming back to India also. Large number of people are coming, and this is a big issue, and you can also work on that. So this is what the program structure, and it is designed by actually not just government officials who are preparing policy. It is industry people are also there. FICCI was involved, Ministry of External Affairs, or they are also involved. Developmental experts are involved. Academicians are involved. So it is a very interdisciplinary, intersectoral. All these approaches are there. So this program is well endorsed by even UN, like International Organization for Migration, and many other organizations. So with this, I'll stop, and I think this is a brief whatever I wanted to say about the career and how the course, how this program is actually very futuristic and addressing this career concern also. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहू, आपने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से कि ये हमारा जो पीजी डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, जिसे हम शॉर्ट में पीजीडी MIDI बोलते हैं, ये इसमें कैरियर के लिए बच्चों के सामने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और डॉक्टर साहब, आप जब अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मुझे देखकर वास्तव में ही बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके पास डाइवर्स फील्ड्स में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं ये वाला पीजी डिप्लोमा करने के बाद। और आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स में मैं काउंट कर रहा था, आपने टोटल 4 पावर पॉइंट स्लाइड्स में लगभग 25 एरियाज, आपने लगभग 25 अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने, विद्यार्थियों के सामने आपने रखी हैं, जिन 25 अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपने बहुत विस्तार से आज हमारे इन श्रोताओं को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस डिप्लोमा को करने के बाद हमारे विद्यार्थी किसी न किसी क्षेत्र में बहुत आसानी से अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोल सकते हैं, अपने लिए अच्छे कैरियर के और अच्छे फ्यूचर के रास्ते उनके सामने खुल जाएं। आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, यही अपने आप में हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हमारे विद्यार्थियों को यह प्रोग्राम क्यों करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहूंगा, किन मायनों में यूनिक है। हाउ इज दिस प्रोग्राम यूनिक फॉर आवर स्टूडेंट्स प्लीज? यूनिक इसलिए है कि इट इज फ्यूचरिस्टिक, बिकॉज इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग huge migration, unprecedented migration in every area. Earlier you find migration
only unskilled people, skilled, semi-skilled people. Now India is sending all forms of migrant, and each segment is unique. Also, they are not just they are going in cultural trade and commerce in every area. So to deal with this, we need two important, one is interdisciplinary approach, second is intersectoral approach. So these two are involved in this designing this program, and it is futuristic also. In three ways, we can say it is very unique, and India is experiencing in a unique way the migration also. This this is a very understated area, and we need to do a lot more. And this program only catching tip of the iceberg. So we need to develop. Actually, we are planning for MA program and adding more optionals, more courses, so that it can capture, the vast area within this migration and diaspora. So our first batch, whatever student we got, actually many of them are doing already job, and they need this. So unique in the sense it will help the professionals who are already in the job and the new people who want to gain new insight, and they want to take a challenging career like unconventional job. You may not be, whenever you are in Delhi or some urban area, we are familiar with the refugee community. In rural area, may not familiar. But there are lots of issues concerning to them. Same also with our own people. 30 million Indians are there outside. They are coming, they are investing, they are, doing philanthropy. We don't have, when you study things, you have knowledge, it will help you to facilitate. As a professional, as an educator, as a policy maker, every field it will help. Knowledge and, skills are very important. And that is how this program not only will give you demographic profile of wherever Indians are there, how they're investing, where they're coming doing philanthropy, what cause is impacting them. So this is very important. So to understand them, cultural, social, economic, political, you see today our Honorable Prime Minister is visiting many countries, and his first priority to meet Indian people there. You know why? Because they are biggest resource for us. And China has gone long before. Even today, if we see, 70% of FDI in China are from Chinese people, their own people. India need to explore that, and I think we are in the right direction connecting with them. And this investment, trade, knowledge exchange, you see, if you know how our Indian professionals are there, wherever they are, we have a very good network. Every sector will benefit. Healthcare sector. These days you don't need people to be physically present. You just need one expert to through telemedicine. You can get your health advice, everything. You need a machine here just. So every sector, because of knowledge economy, actually our resource can be utilized, and we can create a very development. Means this professional can actually create development in every sector because of their professional approach. And that is what lacking in India, especially. People want to help a certain area, but they don't know where the institutionalized support. Institutionalized support, not necessarily government support. It can be NGO. We were working in the rural area in various sectors, and people, NRIs, diaspora want to do lots of support. You have seen many hospitals, I can say, Apollo, LB Prasad and all. They are all because of diaspora. Indians coming from USA, Africa and all, and they're opening new sectors in India. And there we need, actually they are the professionals that are coming, but we need some kinds of professionals to study that also, through research, through engagement with all. So these are all huge demand under, we are not able to use the potential of this migration and diaspora. So this program actually unique in that way. It gives overall understanding about Indian diaspora, other diaspora also, and how to engage them in the development, economics aspect, and what are the area actually we have strength.
So we can exploit that. So that way it is very unique. जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में हमें एक्सप्लेन किया कि यह प्रोग्राम एक तरीके से बहुत यूनिक है, बहुत अलग है दूसरे प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में। और आपके इस वक्तव्य से मुझे जो हमारा यह प्रोग्राम करने के प्रोफेशनल अप्रोच डेवलप होगी और वो इस पर्टिकुलर फील्ड में एक एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को करने के बाद डॉक्टर साहब, जैसे हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, उसी प्रकार से जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशंस हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एक फील्ड में एक्सपर्ट्स डेवलप होंगे इस प्रोग्राम को करने के बाद। डॉक्टर साहब, आपकी इन बातों से एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, डज इट हेल्प गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो? क्या इस प्रोग्राम से हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज को भी बेनिफिट मिलेगा? Yes, actually, government, India government especially, it's one of the first government to actually institutionalize this structure. You must have heard Indian Overseas Affairs, Ministry of Overseas Affairs. Now that is under MAA, but as a division. But these are institutional structure developing. Many state governments have NRSL, Punjab has, Kerala has, Bihar is slowing, means there was a news, Bihar will also implement. And these institutional structures are not just dealing with one particular issue. And they need to multiply actually. There are issues related to family, marriage, legal issues, remittance issue, people who are coming back, they have issues. So many issues are coming and it is increasing. And if we don't have, like Kerala has done long before than other states, and they are managing better their human resource. If you today see, Kerala receives almost 35% of their total GDP from their own diaspora, and that is very huge. And you see the socio-economic development compared to other states, they have done better, and many people are abroad actually. You can say every family has a person living abroad, and they manage this migration very well. This because of professional approach. Because I am very much close to many state government, activities. I'm familiar. So Kerala, every development sectors are there. So many CDS there is their academic institute supporting. So many other government machineries are there, and each require professionals. Each requires professional, and now Bihar and UP is superseding Kerala in terms of number of migrants. So these states also need more professional approach. Otherwise, it will be a very big problem because we all talk about demographic divide, and this is our biggest strength of India, that we have working population in the world, largest working population in the world, and migrant professionals can only help them. You need manage, every other professional can have this program also, just to understand better about because ultimately you see all this, we say material resource, all natural resource, who make them resource, it is the human resource, migrant. So we have to manage this, and many countries have managed it very well. So this is how you can help the government sector, as you asked me, how we can help the government sector. Government sector are plenty. Actually, even if you see refugee community, Ministry of Home is dealing with them. Foreign Affairs, Ministry of External is dealing. We have Immigration Department, where people are coming, going. We need to do a lot of work in terms of what are the skills going abroad. We can have skill profile. What are the students, which country, destination country, and all this. Lots of, we have statistical issue also. We need to have more professionals so that we cannot, just put every responsibility on government. Our human resource should be ready so that they can also create awareness at multiple stages. Small government means like state government will initiate, then it will go to other state government, then central government, like that.
And there are issues we have to learn from other countries. Like I mentioned, how China is very successful in attracting investment. 70% of their FDI come from their own people. How the Philippines people are very successful using remittances. We have to learn from them. So these are all possible when we have more research, people study, compare and all, and get the best practices. Like Kerala also, because it has a migration experience for almost 50 years now, they have developed so many systems already. So we can learn them instead of making something new. We can apply that same systems in Bihar and UP, and it may work better because they have already developed over decades so many best practices. How to when Bihar and UP people are going abroad now, Kerala is almost the cycle is complete now. They are receiving now because people are coming back. So tomorrow, after 1 decade, Bihar and UP will face same problem. People will come back because migration is not permanent all the time. There are some permanent like Canada, Australia, UK, maybe USA. Some places they are giving permanent citizenship, but that is also very difficult now. But many other destination countries there is no permanent citizenship, so people have to come back. When they come back, there is lots of other issues, cultural issue, social issue, health issue, because people are already old by then. So we need professional to handle. Professionals who are working already, professionals who are, who want to work in this new area. So both way. And government sectors actually opening up. It is just opening up. We next 10 years, I can assure you, every state government will have some kinds of system in place, ministry level and even district level, which Kerala has already. Every state will have, and we need lots of professionals. जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि हमारा यह प्रोग्राम किस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज को भी बेनिफिट पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब, अंत में एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है आपका लाभ हमारे सारे प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स जो इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो भी इन सवालों से और आपके उत्तरों से बहुत लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की गवर्नमेंट एजेंसी की, एनजीओज की, तो डॉक्टर साहब एक चीज इस प्रोग्राम को करने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होंगे जो अलग अलग टाइप के डेवलपमेंटल सेक्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? Yes. So long-term benefit, I can say, which you can foresee next 40 years, 50 years. All of you are aware that this is a fourth industrial revolution now happening. Knowledge is very important. Knowledge is the driving force for economy. And if we continuously lose our knowledge in the form of skilled labor going America, UK, Australia and other, and they're building their country. You see today, America, healthcare, NASA, every sector Indians are there. And they're developing America. If we don't learn how to network with them, how to create brain network, how to use them, because all the time otherwise we'll lose only, will not receive anything. So this fourth industrial revolution, knowledge economy, requires lots of networking with brain. And who can be better than your own people? We cannot, because here they have emotional attachment, cultural attachment. So they'll be very easy, like we can use, every institution use their alumni network, IIT and all, they're doing that. This can be intensified. And there are people now in the Orissa government, they have more school. There is another program, again connecting diaspora. Your alumni can contribute some money and government will contribute double that money. So like that, you have to see what are the potential area, which sector you can, like healthcare sector, there is a huge potentiality. Science, every science, biotechnology, every area you have, because Indians when they're going abroad, then
becoming better. Actually, they get better lab facilities. They get international peer circle. They get better avenues. So they are better trained, because they are already in the very transnational, international uh, area where they are actually doing lots of work. So connecting with them is always an advantage to us. And there was program actually in India and many other countries called Took 10 program, like creating a knowledge base. But somehow it happened 30 years back, it was not successful. But now because of social media, so many other, it is very easy actually, and it is happening. We have seen when IT sector came, other sector also benefited because knowledge became accessible virtually. Okay, so this is what happening now, and we should not miss the chance. We utilize the chance of IT revolution because of diaspora, and we should now continuously engage with our migrant and diaspora. Use their, it is win-win situation. Even they will also collaborate, and many corporates are coming and investing in India. They are also benefiting. Microsoft, any corporation you say, they are also investing and benefiting. So same way, diaspora actually is an intermediary. It can help you to negotiate with foreign transnational corporations, because they are also decision makers. Satya Nadella, Sundar Pichai and all, if they want, they can negotiate and they can bring huge investment. But what we need is institutionalization back home. What China is doing better actually, we have to learn from them how they are doing that better, because they have done infrastructure far better than India, and that is actually helping. Thank you. जी, थैंक यू सो मच डियर डॉक्टर साहब। आपने बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को, हमारे विद्यार्थियों को और हमारे कोलीग्स को इस जानकारी दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो विद्यार्थी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके अंदर वास्तव में ही माइग्रेशन और डायस्पोरा फील्ड के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई होंगी, और हमारे ये विद्यार्थी इस प्रोग्राम को पूरा करके इस फील्ड में अपना कैरियर और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जरूर तलाश करेंगे। और एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे ये विद्यार्थी कहां पर हमारी वेबसाइट को विजिट करके इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ सर, दिखा जा रहे, बट जी सर, जी गूगल दिख रहा है सर। जी यस मैम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप हमारी स्क्रीन, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं, तो जैसे मैंने शुरू में कर देंगे, तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो गूगल आपको हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ले जाता है, और जो सबसे पहला ही लिंक आप देख इग्नू द पीपल्स यूनिवर्सिटी, आप इसको क्लिक करें पहले लिंक को, ये हमारी इग्नू की वेबसाइट खुल जाती है, और इसमें आप होम पेज पर 3rd नंबर पर आप हुआ है, और इसमें रजिस्टर ऑनलाइन में 3rd नंबर पर आप देखेंगे फ्रेश एडमिशन। जो फ्रेश एडमिशन का लिंक है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप हमारी आएंगे। अब अगर हमारे विद्यार्थी इस प्रोग्राम के बारे में और भी विस्तार से अगर कोई जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन का एक लिंक आपको यहाँ अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस समय जितने भी हमारे प्रोग्राम्स इस समय अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए, तो आपको यहाँ पर उनके नाम दिखाई देंगे, और आपको जो हमारा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जैसे सर्च बार होता है, तो यहाँ हमारी वेबसाइट पर एक, तो जब आप इसमें हमारे पीजी डिप्लोमा का नाम डालेंगे, पीजी डिप्लोमा है ये हमारा माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, इस पे आप जब यहाँ क्लिक करेंगे PGDMIDI डालेंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का लिंक आ जाएगा। प्लीज आप इसको क्लिक करें और कंप्लीट डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। ये हमारा पीजी डिप्लोमा टाइप का प्रोग्राम है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में। जो हमारा स्कूल इस प्रोग्राम को ऑफर कर रहा है उसका नाम है स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसलेशन, एक प्रोग्राम है, लेकिन हमारे विद्यार्थी
सकते हैं। ये मिनिमम ड्यूरेशन 1 साल है, में अवेलेबल है। और इसको करने के बाद आपका जो स्पेशलाइजेशन है माइग्रेशन एंड डायस्पोरा में, आगे आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम की फर्दर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर बैचलर्स डिग्री की हुई है, चाहे आपने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, तो आप हमारे इस डिप्लोमा प्रोग्राम में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे प्रोग्राम के, जैसे हमारे इस गूगल मीटिंग के शुरुआत में डायरेक्टर मैडम ने आपको बताया था फीस स्ट्रक्चर, हमारे इस डिप्लोमा प्रोग्राम की फीस है 6,100 रुपए, और साथ में एडमिशन के टाइम पर 3 पड़ता है, तो टोटल 6,400 रुपए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और प्रोग्राम डॉक्टर सदानंद साहू, जिन्होंने बहुत विस्तार से आपको इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी, एंड प्रोफेसर नंदिनी सिन्हा कपूर। आगे आप देख सकते हैं डॉक्टर साहू का ईमेल एड्रेस, और इस फोन नंबर पर भी आप आगे विस्तार से अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोर्स डिटेल्स भी आपको यहाँ इसी पेज पर दिखाई दे रहा है, जो डॉक्टर साहू ने भी अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर किया था। तो ये हमारा जो लिंक है इस प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट एडमिशन के लिए आपको शुरू में लॉगिन करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको अपना यूजर नेम और आपका पासवर्ड देना है, और इस तरीके से आप जो ये सब पढ़ते चले जाइएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी को और ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर वीडियोस भी डाले हुए हैं, और बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, और इन वीडियोस को देखकर आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि इस एडमिशन पोर्टल को आपने कैसे यूज करना है। अभी इस प्रोग्राम को इससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे, और अभी मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि हम अच्छा चल रहा है, और हमारी यूनिवर्सिटी का जो प्रेजेंट एनरोलमेंट है, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारी यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और नैक का A++ ग्रेड हमें मिला है, जो कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में इंडिया में हमारा एकमात्र इतना बड़ा जो विश्वविद्यालय है जिसे नैक का हाईएस्ट ग्रेड A++ ग्रेड मिला है, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल, स्टडी मटेरियल बेस्ट है, हमारी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज बेस्ट हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो हमारा जो इग्नू केवल इंडिया में ही, विश्व के दूसरे देशों में भी इग्नू के साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा रीजन भी है। तो मैं इस लाखों विद्यार्थियों के, लाखों जो हमारे जो विद्यार्थी ऑलरेडी जो पास आउट होकर जा चुके हैं, 30 लाख से भी ज्यादा हमारी एल्यूमनी स्ट्रेंथ है, हमारे 30 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी हमारे डिफरेंट मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम, बैचलर्स, डिप्लोमास, पीजी डिप्लोमास, सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम, 30 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी हमारे प्रोग्राम्स को पास करके आगे बढ़ चुके हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे रोल पर हैं, तो लगभग 34-35 लाख विद्यार्थी साथ जुड़े हुए हैं। हेडक्वार्टर पर हमारी जो फैकल्टी, हमारे जो दूसरे बाकी कुलीग्स हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन एकेडमिक, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, तो हमारे हेडक्वार्टर पर हमारी जो इग्नू फैकल्टीज हैं, इसी प्रकार से रीजनल सेंटर कुलीग्स हैं, स्टडी सेंटर कुलीग्स हैं, तो हमारा जो परिवार है ये लगभग 75 लाख से भी ज्यादा लोगों का एक संगठित सम्मिलित परिवार है।
तो जो विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज आप हमारे इस कार्यक्रम में एडमिशन लीजिए, हमारे इस विश्व के सबसे बड़े परिवार का हिस्सा बनिए। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारी यूनिवर्सिटी में स्वागत है। और जैसा मैंने आपको दिखाया, एडमिशन पोर्टल हमारा सब पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, आप अपना फीस घर बैठे बैठे आप फीस पे कर सकते हैं हमारे उसी पोर्टल के थ्रू, और आप हमारे इस प्रोग्राम का स्टूडेंट बन सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की अभी हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से डायरेक्टर मैडम प्रोफेसर सची शाह का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे विद्यार्थियों के लिए निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में। और मैं डॉक्टर साहू का भी तहे दिल से शुक्रिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से और मेरे सवालों का उत्तर इस प्रोग्राम में बहुत विस्तार से सभी के साथ जानकारी शेयर की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हजारों विद्यार्थी हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, हमारे इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, वो अगर उनको कोई सवाल है तो वो हमारे ईमेल संपर्क कर सकते हैं। और जो सैकड़ों विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी जो इस वीडियो प्रोग्राम का लाभ उठाएंगे, इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, तो वो इस प्रोग्राम में एडमिशन भी लेंगे। और जो डॉक्टर साहू ने दिखाया कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है कि संभवतः बहुत कम प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें आपको इतने डाइवर्स फील्ड्स में कैरियर बनाने का एक मौका मिलता है। तो जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज डॉक्टर साहू ने अपनी स्क्रीन पर अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से दिखाई, उनको देखकर मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, हमारे इस कार्यक्रम में दाखिला लेंगे, और वो एक बहुत अच्छा करियर, एक बहुत अच्छा भविष्य अपने लिए बनाएंगे। तो अंत में एक बार पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को, और वो अब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक्स मैम। थैंक यू सर। थैंक यू So nicely organized. Thanks, Dr. Thank you. Thanks, ma'am.